तो बच्चों आज शुरू कर रहे हैं हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला टॉपिक है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट ईयर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में वर्क पावर एंड एनर्जी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो उसको रिविजिट करते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी आपने जब पढ़ी होगी तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन नहीं करते हैं। जो डिफाइन की जाती है चीज वो क्या की जाती है, वो डिफाइन की जाती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये डेफिनेशन है किसका, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस के हमने एग्जाम्पल भी देखे थे क्लास 11th में कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होते कौन कौन से हैं। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पास कौन से होते थे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आपको याद हो तो एक क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। इसके बाद दूसरा होता था कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आपने क्लास 11th में पढ़ी है। और तीसरा होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं ये भी उसी चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। ये ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहां पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर पढ़ने वाले हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी, माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी जो है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड होती है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए या कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। ठीक, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या हो जाएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए वही डेफिनेशन ऊपर आपके पास लिखी हुई है। वी डिफाइन चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की होती है पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन की या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम चेंजेस। तो यही बोलने का मतलब है कि हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है या चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम चेंजेस। जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, इसे समझेंगे हम, डेरिवेशन भी करेंगे। ठीक है, तो एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और चेंज का मतलब हर बच्चे को अब पता है, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है U2 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस U1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमें याद रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज को अगर एक्सटर्नल फोर्स के टर्म्स में हमने लिखना हो तो हम ऐसे भी लिखते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, इट इज ऑपोजिट टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, अगर एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो हम डेल्टा यू को पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपने ये डेफिनेशन तो दोनों ही याद रखने हैं। लेकिन ये बेसिक मीनिंग क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है डेरिवेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। मैंने आपको क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम की डिफाइन होगी, एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए डिफाइन होगी, या सिस्टम बोले या कॉन्फ़िगरेशन बोले, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिफाइन होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम डेरिवेशन जो करेंगे वो करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। टू चार्जेस के लिए करेंगे, फिर आगे हम लिखना सीख लेंगे कैसे लिखना है। तो लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, कि हमारे पास क्या है, दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2।
कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब ये दो चार्जेस अगर आपस में इनमें कुछ सेपरेशन है तो ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। अगर ये सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्शन लगाएंगे, ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्शन लगाएंगे। तो ये चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। अब जो वो कॉन्फ़िगरेशन माने इनकी पोजीशन चेंज होगी, जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी उसके लिए वर्क डन लगता है, और वो जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन होता है उसका नेगेटिव अगर हम निकाल लें तो वही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो समझते हैं इस चीज को। हमने दो चार्जेस कंसीडर किए Q1 और Q2, जिसमें हमने एक चार्ज को क्या कर लिया, एक चार्ज को माना कि ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। ये जो Q2 है ये मूव कर सकता है। अभी के लिए हम मान रहे हैं कि Q1 और Q2 क्या है, सेम नेचर के चार्जेस हैं, ये बिल्कुल एक जैसे, मान लो दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो Q1 तो फिक्स है, Q1 की पोजीशन माने चेंज नहीं हो सकती, तो मूव कौन करेगा, Q2, क्योंकि Q1 और Q2 में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। हमने इनको एज्यूम किया, लेट्स से ये सेम नेचर के चार्जेस हैं। इनिशियली इनमें सेपरेशन है, लेट्स से R1, इनिशियली इनमें सेपरेशन कितना है, R1 है। अब Q2 पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा तो Q2 कहां की तरफ मूव करेगा, अवे मूव करेगा, आगे की तरफ। और लेट्स से एट सम टाइम Q2 कहां पहुंच गया, आगे मूव करता करता यहां पहुंच गया। पॉइंट्स के नाम रख देते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये किसी पॉइंट P पे पहुंच गया। एट सम टाइम T ये Q2 रिपेल होता होता कहां पे पहुंच गया, पॉइंट P पे पहुंच गया। और जो P पॉइंट है वो A से, जो फिक्स चार्ज है, हम वहां से सारी चीजें मेजर कर रहे हैं। तो ये जो P पॉइंट है ये लेट्स से कितने डिस्टेंस पे है, किसी डिस्टेंस R पे है। क्लियर? अच्छा, अभी भी इस पे रिपल्शन तो लगी रही है, जैसे जैसे दूर जा रहा है तो भी रिपल्शन लग रही है, हालांकि वो डिक्रीज होती है, फोर्स आपको पता है सेपरेशन बढ़ने से डिक्रीज होती है। तो लेट से P पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और हुआ, किसका, Q का। कितना थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ लेट से dr। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dr, है ना। कि फर्दर जो डिस्प्लेसमेंट dr है, किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से। वो कहां लग रहा है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है उधर की तरफ। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ P पॉइंट से, लेट से वो छोटे से टाइम dt में dr हुआ, ठीक है, dr डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जो वर्क डन होगा, है ना, जो वर्क डन होगा, देखो वर्क डन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जो dw है, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, किस डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट dr। किस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया जा रहा है, फॉर डिस्प्लेसमेंट dr। अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा वर्क डन dw। अच्छा, वर्क डन आप सबको पता होगा, वर्क डन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। और इसको अगर हम लिखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, वो भी कहां की तरफ लग रही है, राइट की तरफ, तो वो भी एक ही डायरेक्शन में है, Fe। और dr भी उसी तरफ है, dr cos 0। देखो dr भी राइट की तरफ है, रिपल्शन की फोर्स भी राइट की तरफ लगेगी, तो ये कितना आ गया, 0। cos 0 होता है 1, और Fe की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो ये क्या आएगी, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू dr। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2, और इस P पॉइंट पे जब हम ये सिचुएशन देख रहे हैं तो सेपरेशन हमने R मानी हुई है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू dr। क्लियर? तो dw का हमारे पास क्या आ गया, यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, dw का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया कितना, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू dr। ठीक, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। लेट से जो फाइनल अरेंजमेंट है, जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, कहां से Q2 ने मूव करना शुरू किया, B पॉइंट से, B पॉइंट से Q2 मूव कर रहा है, और फाइनली लेट से वो कहां तक मूव करता है, C पॉइंट तक मूव करता है Q2।
फाइनली Q2 कहां पे जाता है, सी पॉइंट पे। और सी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट की सेपरेशन है R1, और जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन की सेपरेशन है, माने ए पॉइंट से जो सी पॉइंट तक की कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम बोलते हैं R2 है। ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है R1 और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, R2। तो टोटल वर्क डन मुझे निकालना है कहां से, बी से सी तक जाने के लिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर दूंगा। क्लियर? तो चलिए टोटल वर्क डन निकालते हैं हम। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग Q2 फ्रॉम पॉइंट B टू C। तो टोटल वर्क डन जो आएगा हमारे पास, वो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे किसको, इक्वेशन 1 को। टोटल वर्क डन, ये छोटा सा वर्क डन है, dr डिस्टेंस के लिए, dr डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो टोटल वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट स्पेसिफाई करके। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर dr, कहां से कहां, फ्रॉम b टू c। b पे कितनी थी सेपरेशन, r1, फाइनल सेपरेशन कितनी हो जा रही है, r2। जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर निकालो, k कांस्टेंट है, q1 कांस्टेंट है, q2 कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन किसकी होगी, 1 बाय आर स्क्वायर dr। कहां से कहां, लिमिट क्या है, r1 टू r2। अब k q1 q2 इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो r स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो r की पावर -2 dr फ्रॉम r1 टू r2। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिवाइडेड बाय न्यू पावर। पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, पावर इज इंक्रीज्ड बाय 1 डिवाइडेड बाय न्यू पावर, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिमिट लगा दी। क्लियर? तो आगे क्या हो गया, ये k q1 q2 r रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 फ्रॉम r1 टू r2। फिर माइनस को हमने क्या कर दिया, चलो माइनस को हम बाहर लिख लेते हैं, k q1 q2, और r की पावर -1 को लिख दिया 1 बाई r फ्रॉम r1 टू r2। तो ये वर्क डन कितना आ गया फाइनली, माइनस k q1 q2, अपर लिमिट पहले पुट की जाती है r2, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं r1। पहले अपर लिमिट पुट की जाएगी और फिर लोअर लिमिट। और अगर इस नेगेटिव को हम अंदर एडजस्ट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, k q1 q2, नेगेटिव को अगर आप, चलो नेगेटिव एडजस्ट ही क्यों करना है, आगे आपको चेंज ही हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हमने निकाल दिया। सिंस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन हमने निकाला। कितना वर्क डन आया इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन जो हमने निकाला ये आ गया ऊपर एक्सप्रेशन। We know that change in potential energy is negative of work done by electric force, therefore this delta U, जब नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले वाला नेगेटिव तो खत्म हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा, k q1 q2 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। ठीक है, तो डेल्टा यू का एक्सप्रेशन कितना आ गया, ये k q1 q2 इंटू 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। तो ये डेल्टा यू क्या है बच्चे, ये डेल्टा यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दूसरा इसका क्या मीनिंग है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तीसरा इसका क्या मीनिंग है, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर आपको डेल्टा यू पूछे तो भी यही फॉर्मूला है, अगर आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछे तो भी यही फॉर्मूला है, अगर आपको नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछे तो भी यही फॉर्मूला है, या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछे तो इसके आगे नेगेटिव लगा दो। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कई बार पेपर में 3 नंबर का आता है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्या किया हमने, शुरू में हमने 2 चार्जेस कंसीडर किए जिसमें एक चार्ज फिक्स है,
एक चार्ज फिक्स है, दूसरा फ्री टू मूव है, उनके बीच इनिशियल सेपरेशन R1 था और फाइनली उनके बीच सेपरेशन हो जाना है R2। तो R1 से इस R2 के प्रोसेस में सेपरेशन होने के लिए लेट्स से हमने चार्जेस को कंसीडर किया कि वो सेम नेचर के हैं और उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। किसी इंस्टेंट पे P पॉइंट पे हमने क्या किया, चार्ज को dr से डिस्प्लेस करवाया और स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, फिर उस वर्क डन को इंटीग्रेट कर दिया तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया लिमिट डाल के। उस वर्क डन के आगे नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ आ जाएगी। क्लियर? चलिए, तो इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये डेरिवेशन आपने किया और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, पहला क्या है, वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, वी कैन ओनली कैलकुलेट द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि डिफाइंड ही क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, +1 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, सो वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, for a system of n charges the potential energy of the system is equal to the sum of the potential energy of all the pairs of the charge particle। चलो, इस पॉइंट को समझने के लिए ये जो डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला तो हमने लिख ही लिया है, लेकिन इसको हम जो याद रखते हैं वो किस फॉर्म में रखते हैं, एक चीज समझिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी कन्फिगरेशन, potential energy of any configuration at infinite separation is zero। कोई भी कन्फिग्रेशन है जब उसमें इनफाइनाइट सेपरेशन होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेते हैं, जीरो। बोलने का मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी कहां पर, एट इंफिनिटी, हम क्या कंसीडर करते हैं इसको, जीरो। ठीक, अब ये जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, इस एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को अब थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम। कैसे, लेट इनिशियली जो सेपरेशन है, इनिशियली द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, जो दो चार्जेस हैं, इज इनफाइनाइट। मान लो इनिशियली चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे या फाइनली इनफाइनाइट पे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अभी हमने मान लिया कि इनिशियली चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितनी थी, इनफाइनाइट थी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लेट से R1 कितना है, इंफिनिटी। R1 कितना है, इंफिनिटी। शुरुआत की सेपरेशन इनफाइनाइट थी और बाद में तो R2 को हमने क्या कर दिया, R2 को, फिर R2 क्यों पुट करना, R2 को पुट कर दिया R, R2 को क्या पुट कर दिया हमने, R। अगर हम R1 को इंफिनिटी पुट करते हैं, R2 को R पुट करते हैं, तो जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो क्या बन जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो बन जाएगा डेल्टा यू। डेल्टा यू कितना बन जाएगा, K Q1 Q2 1 by R2 माइनस 1 by R1। क्लियर? और इसी चीज को आगे मैं लिखता हूं यहां पे, डेल्टा यू का मतलब U2 माइनस U1। देखो, डेल्टा यू का मतलब U2 माइनस U1, तो ये कितना बन गया, K Q1 Q2 इंटू 1 by R, 1 by इंफिनिटी होता है 0। अच्छा, U1 जो होगा, U1 तो 0 होगा, U1 कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल सेपरेशन कितनी है, इनफाइनाइट। इनिशियली चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितनी है, इनफाइनाइट। और मैंने आपको क्या बोला कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कन्फिगरेशन की जब उसमें इनफाइनाइट सेपरेशन होती है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, जीरो। माने इनिशियली अगर चार्जेस के बीच में सेपरेशन इनफाइनाइट था तो जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई। ठीक, तो हमारे पास
U2 की वैल्यू आ गई, तो U2 को हम U ही पुट करेंगे, U2 को फिर क्या लिखेंगे हम, U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। जब हमारे पास A की वैल्यू है तो 1 2 नाम क्यों देंगे, 1 2 नाम तो तभी देते हैं जब दो वैल्यूज है। कि चार्जेस के बीच इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन था तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, माने U1 कितना हो गया, जीरो। जब चार्जेस के बीच R सेपरेशन होगा, जब चार्जेस के बीच कितना सेपरेशन होगा, R, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही है, क्योंकि हमने इंफिनिटी पे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना है, जीरो माना है। तो हम एक रेफरेंस सेट कर देते हैं इंफिनिटी पे कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियल एनर्जी है। बाकी अदरवाइज ये भी एक डिफरेंस है U2 और U1 का, बस यहां पर U1 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और इनमें सेपरेशन है R, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। वेरी इंपॉर्टेंट, इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। याद रखेंगे यहां पर Q1 Q2 को विद साइन पुट करेंगे, Q1 Q2 की जो वैल्यू पुट करेंगे वो कैसे पुट करेंगे, विद साइन पुट की जाएगी। जो Q1 और Q2 की वैल्यू है वो पुट करेंगे विद साइन। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो Q1 Q2 को अलोंग विद साइन पुट किया जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन की अगर हमसे सिंपली पूछे तो वो क्या होती है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, और Q1 Q2 को पुट करेंगे अलोंग विद साइन, ठीक। तो ये फॉर्मूला अब हमें याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये वाला भी हमें याद तो रखना ही है। लेकिन जब इनिशियली हम इनफाइनाइट सेपरेशन मानते हैं तो जनरली वो फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा। क्लियर, चलिए इसको क्या करते हैं हम, ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद आगे कि अगर दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो क्या होगा, अगर दो से ज्यादा चार्जेस होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि वो थर्ड पॉइंट था, उसको थोड़ा समझते हैं। चलिए ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, इसको हम समझते हैं कि क्या मतलब है इसका, फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। मान लो हमारे पास जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो 3 है, लेट से हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, 3 है। दो के लिए तो हमने देख लिया। देखो पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी सिस्टम की तो स्केलर सम होगा, सीधे सीधे सम होगा। फर्स्ट अगर दो चार्जेस हैं, देखो एक सिस्टम है दो चार्जेस का, ठीक है, सिर्फ टू चार्ज का सिस्टम है, तो मैं क्या बोलता हूं कि भाई यहां पर एक चार्ज Q1 है, यहां पर एक चार्ज Q2 है और इनके बीच सेपरेशन R है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, और Q1 Q2 को विद साइन पुट करते हैं। अगर मेरे पास चार्जेस 3 है, मान लो चार्जेस कितने हैं, अगर मेरे पास 3 चार्जेस है, मान लो किसी ट्राइंगल पे उनको रखा हुआ है, ठीक है, उनको किसी ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है ऐसे, लेट्स से ये क्या है Q1, ये क्या है Q2 और ये क्या है Q3। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं जब लिखूंगा तो 1 और 2 कॉन्फ़िगरेशन की, 1 और 2 में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और इनमें सेपरेशन है लेट्स से कितना, R12, और इनमें सेपरेशन कितना है R23, और इनमें सेपरेशन कितना है R13। तो 1-2 कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी प्लस 2-3 कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी प्लस 3-1 कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी, तो इनको मैं सम कर दूंगा, वही हमारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और इनको सम करना बिल्कुल आसान है, आप दो दो के पेयर में फॉर्मूला लगाओ, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23 प्लस K Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31। तो सिंपली आप विद साइन चार्जेस को पुट करोगे, आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।
क्लियर। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में 4 चार्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। मान लो हमारे पास कितने चार्जेस है कॉन्फ़िगरेशन में, 4 चार्जेस है। तो जरूरी नहीं हो ट्राइंगल पे हो, किसी भी उसमें हो सकते हैं। हालांकि इस स्पेशल अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे, ये जो सेपरेशन है आर, जो सेपरेशन बिटवीन चार्जेस है उसी पे डिपेंड करता है, अरेंजमेंट कैसे है उस पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि स्केलर है। अब अगर हमारे पास कितने हैं, 4 चार्जेस है मान लो, ठीक है, तो हमारे पास 4 चार्जेस है लेट्स से। अब एक चार्ज इस कॉर्नर पे है, एक चार्ज इस कॉर्नर पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है। मान लो Q1, Q2, Q3 और Q4, 4 चार्जेस हैं। तो अब यहां पर कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, जब हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे बच्चे यहां पर U, तो किसकी कैलकुलेट होगी, 1 और 2 का एक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 के लिए लगाएंगे, फिर ये 1 2 के लिए हो गया एक, फिर 2 और 4 का एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो किसके लिए लगाया, 2 और 4 के लिए, फिर 4 और 3 का हो गया, तो 4 और 3, फिर 3 और 1 का हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 और 1 का, तो प्लस 3 1, फिर 1 और 4 का हो गया, इनमें भी तो स्ट्रेट लाइन से ये ज्वाइन हो जाएंगे, तो एक अरेंजमेंट ये हो गया 1 और 4 का, तो U1 4 प्लस इनका एक अरेंजमेंट होगा, तो क्या हो गया, U2 3 या 3 2, तो टोटल आपके पास 6 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे आप, सम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर। तो कितने नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं अगर हमारे पास चार्जेस दिए हुए हैं, तो हम वो भी क्या करेंगे, वो हम एक फॉर्मूला से याद भी रख सकते हैं, ठीक। अब हम फॉर्मूला से याद रख लेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहां पर कितने बने, 4 के लिए 6 होते हैं, 2 के लिए 1, 3 के लिए, देखो 2 चार्जेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, एक ही कॉन्फ़िगरेशन है, 2 चार्जेस को एक ही स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हमने किया। 3 चार्जेस हैं तो 3 कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं, तो 1 2 3, 4 चार्जेस हैं तो 6 कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास टोटल बन रहे हैं। ऐसे ही 5 होंगे, 6 होंगे, कितने होंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन कितने बनते हैं वो हम फॉर्मूले से याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला रख लेते हैं हम याद, फॉर n चार्जेस, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं नोट करके, फॉर n चार्जेस, अगर n चार्जेस हैं, जो नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस वो कितने होते हैं, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फॉर n चार्जेस द नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देखो अगर 2 चार्जेस है तो आप करो 2 इंटू 2 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, एक कॉन्फ़िगरेशन। 3 चार्जेस थे, 3 इंटू 3 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, 3 आ जाएगा। 4 चार्जेस थे, 4 इंटू 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, 6 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास n चार्जेस होते हैं, उनके लिए नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितने बनते हैं, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। तो 4 चार्जेस के लिए 6, 3 के लिए 3, 2 के लिए 1, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए आप इजीली निकाल सकते हो, तो ये आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, नहीं, ठीक है। 4 के लिए 6 कॉन्फ़िगरेशन, तो 5 के लिए और ज्यादा बनेंगे, 5 इंटू 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, तो 10 हो जाएंगे, क्लियर। चलिए ये हमने किया, अब कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, तो आगे हम किस तरह के पेपर में हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। Question number 1, obtain an expression for electrostatic potential energy of a system of 3 charges Q, 2Q and minus 3Q placed at the vertices of an equilateral triangle of side A। तो हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है साइड A का, तो हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने की कोशिश की पहले, ठीक है। चलिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बनाते हैं पहले। अब इसमें क्या है, 3 चार्जेस है, लेट्स से हमारे पास एक चार्ज है यहां पर Q, एक चार्ज कितना है
2q और एक चार्ज कितना है -3q। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, a है। ठीक, हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो आपके पास देखो तीन चार्जेस हैं, तीन कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं कि ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है और ये चार्ज नंबर 3 है। क्लियर, आपको फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू 1-2 की पोटेंशियल एनर्जी प्लस 2-3 की पोटेंशियल एनर्जी प्लस 3-1 की पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो आपने साइड में लिख ही रखना है। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी अगर दो चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन होती है तो क्या होती है, k q1 q2 उनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनका सेपरेशन। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 एंड 2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए माने q एंड 2q, तो आप क्या लिखोगे, k q इंटू 2q डिवाइडेड बाई सेपरेशन इनमें कितनी है, a, प्लस 2 और 3 के लिए k q1 q2 डिवाइडेड बाई उनके बीच की सेपरेशन। ठीक, प्लस 3-1 के लिए k q1 q2 डिवाइडेड बाई a। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे जस्ट तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो k सब में कॉमन है, a सब में कॉमन है, q इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर सब में कॉमन है, q इंटू क्यू q इंटू क्यू q इंटू क्यू सब में ही कॉमन है q स्क्वेयर। यहां पे बचा सिर्फ 2, 2 3 जा 6, यहां पे -6, 3 1 जा 3, यहां पे -3। तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, -7 k q स्क्वेयर डिवाइडेड बाई a। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको बुक में ऐसे भी लिखा हो सकता है -7 q स्क्वेयर, और k का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में 2 नंबर का मिल सकता है, एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि तीन चार्जेस दिए हुए हैं हमारे कुछ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई और ट्राइंगल भी हो सकती है कि उसके वर्टिसेस पे तीन चार्जेस दिए हुए हैं, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये Q है और नीचे A है, ये Q है। ठीक, चलिए, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आपको कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, बस मेक श्योर करना है चार्जेस की वैल्यू अलोंग विद कैसे रखनी है, साइन रखनी है, और कितने कॉन्फ़िगरेशंस बन रहे हैं उस हिसाब से हमने एक्सप्रेशन लिख लेना है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। अब सबका चार्ज बराबर है, Q1 Q2 Q3 सब कुछ क्या है, बराबर है। तो हमारे पास पहली चीज तो ये गिवन है, पहली चीज तो यही गिवन है कि जो Q1 है वही Q2 है, वही क्या है Q3 है, और सारे हैं 10 माइक्रोकूलम। और माइक्रोकूलम में बात होती नहीं है, हम बात किस में करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट में, 10 की पावर -6 कूलम माने 10 की पावर -5 कूलम। ठीक, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, माने कितनी हो गई है 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, माने 10 की पावर -1 मीटर या 0.1 मीटर। फाइंड द वर्क डन बाय अ पर्सन इन पुलिंग देम अपार्ट टू इनफाइनाइट सेपरेशन। मैंने पहले उनको एक ट्राइंगल अरेंजमेंट में रखा गया है, ये जो चार्जेस हैं, ये जो चार्जेस हैं इनको एक ट्राइंगल की अरेंजमेंट में पहले क्या है, रखा गया है। ठीक है, तो हमारे पास मान लो ये चार्ज क्या है, Q1 है, और यहां पर चार्ज क्या है, Q2 है, और यहां पर चार्ज क्या है, Q3 है। ये तीन चार्जेस है और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, जिसपे इनको रखा गया, और साइड लेंथ हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं, है ना। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या निकाल लेता हूं मैं, U1 बोल देता हूं इसको, या कुछ भी बोल दो। इस इनिशियल जो है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, U12 प्लस U23 प्लस U31, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। इसको कैलकुलेट कर लिया, तो इसको कैलकुलेट करूंगा। देखो सारे पेयर आइडेंटिकल हैं, सारे पेयर्स कैसे हैं,
आइडेंटिकल है, चार्जेस भी सेम हैं, आप क्या लिखोगे k q1 q2 डिवाइडेड बाई सारे q1 q2 q3 तो एक ही है, तो सबको q ही मान लो। सारे क्या है, सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, तो सबको क्या मान लो आप, q मान लो। ठीक है, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई r प्लस k q1 q2 डिवाइडेड बाई r प्लस k q1 q2 डिवाइडेड बाई r, क्योंकि सारे चार्जेस क्या हैं आपके, सारे चार्जेस दिए हैं आपके सेम ही। तो ये 3 बार सेम ही चीज ऐड हो गई, तो 3 टाइम्स कर देते हैं इसको। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी, 3k² डिवाइडेड बाई a। अब इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो 3k की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू q का स्क्वायर माने 10 की पावर -5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a 10 की पावर -1। इसको कैलकुलेट अगर आप करोगे आगे तो कितना आ गया ये, 9 3 27, 10 की पावर 9 10 की पावर -10। अच्छा ये खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही आ गया 27 जूल। 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा 10 की पावर 10 और यहाँ पे 10 की पावर -10, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास कितना बचा 27 जूल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई कॉन्फ़िगरेशन की, 27 जूल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी U2 जो है यहाँ पर, U2 के लिए बोला है कि कितना, इनफाइनाइट सेपरेशन। U2 के लिए क्या बोला है कि जब इनके बीच क्या होगी, फाइनली इनके बीच हो जाएगी इनफाइनाइट सेपरेशन। ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है अपार्ट टू इनफाइनाइट सेपरेशन। तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। एट इनफाइनाइट कॉन्फ़िगरेशन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। हमें निकालना है वर्क डन बाय अ पर्सन। वर्क डन बाय अ पर्सन माने एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वी नो दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माने U2 माइनस U1। तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 27, तो -27 जूल। ठीक है, तो वर्क डन बाय जो पर्सन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -27 जूल। ठीक है, वर्क डन बाय अ पर्सन माने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड इट इज डेल्टा यू माने U2 माइनस U1। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता तो क्या करते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव कर देते आगे, है ना। तो क्या लगा देते, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस माइनस डेल्टा यू। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन भी जब आपको एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकालना है तो मैंने आपको सिर्फ डेल्टा यू निकालना है, जब आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालना है तो आपको माइनस डेल्टा यू निकालना है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट -9,0,0 एंड 9,0,0। क्या है हमारे पास, ए पार्ट है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दो चार्जेस हैं हमारे पास, Q1 कितना है, गिवन है, Q1 है हमारे पास 7 माइक्रोकूलम। अब 7 माइक्रोकूलम का मतलब 7 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और Q2 हमारे पास दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम, और -2 माइक्रोकूलम माने -2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम प्लेस्ड बिटवीन -9 एंड 9। देखो एक्स कोऑर्डिनेट एक का -9 है, एक का, तो सिंपली आपको सेपरेशन, आपको पता है 18 सेपरेशन है, हर बच्चे को ये समझ आती है, x2 माइनस x1 करोगे तो 9 माइनस -9, तो आपके पास यहाँ पर सेपरेशन कितनी है, यहाँ पर r की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर, ये हर बच्चे को समझ आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 18 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, 18 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, दो चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन की, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r। अब इतना अगर आप कर लोगे तो आगे आप कैलकुलेट कर ही लोगे इस पोटेंशियल एनर्जी को, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, q1 कितना है 7 इंटू 10 की पावर -6, और q2 कितना है -2 इंटू 10 की पावर -6 एंड डिवाइडेड बाई r, r कितना है 18 इंटू 10 की पावर -2। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, तो ये मैं यहीं पे लीव कर रहा हूं, इतने जूल आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आ गई, या करना है तो आप देखो 9 2 जा सीधा सीधा 2 1 जा 2, तो ये
इजीली आपके पास कैलकुलेट हो जा रहा है। कितना आ रहा है? -7। देखो नेगेटिव है तो -7, 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा +2। ठीक है, 6 6 12, 12 और 2 14 और 9 में से 6 और 6 कितना हो गया? 12 और ऊपर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा 11 12, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 जूल। कितना आ गया? -0.7 जूल। क्लियर? 9 6 6 12, 9 -12 -3, 2 प्लस हो जाएगा, 0.7 जूल आना चाहिए। बाकी आप कैलकुलेशन देख सकते हो। बी पार्ट क्या है? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। बस ये इनिशियल आ गया, इनिशियल आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो वर्क डन रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड माने एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना होता है वो डेल्टा यू, अभी हमने किया, मतलब U2 माइनस U1। और कहां पे ले जाना है? इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाना है, तो मैंने 0, हाउ मच वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो फाइनली कितना हो गया? 0, फाइनली हो गया 0 माइनस इनिशियल माइनस 0.7 जूल, तो कितना हो गया ये? 0.7 जूल का वर्क डन। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास हो गया वर्क डन कितना? 0.7 जूल। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड इस तरह की कुछ बातें आपको देखने को मिल सकती हैं। पहला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, उसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए और कुछ बेसिक क्वेश्चन इस तरह के कैसे करने हैं, कब आपको डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, कब माइनस डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि एक डाइपोल को जब मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, देखो एक डेरिवेशन हमने किया था कि डाइपोल को जब हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो हमने उसके लिए क्या कैलकुलेट किया था? टॉर्क कैलकुलेट किया था, अगर आपको याद हो तो। लेट्स से ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने इसमें एक डाइपोल को रखा हुआ है, ये डाइपोल है, -q +q, और आपको पता है ये रोटेट करता है, ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करता है, इस पे फील्ड की तरफ फोर्स लगती है और ये डाइपोल इस सेंस में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज सेंस में। और आपने इसका टॉर्क जब कैलकुलेट किया था तो टॉर्क कितना आ गया था? P क्रॉस E, ठीक, या PE साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या थी इसकी? क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, वो हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमने माना कि कोई एक डाइपोल है जो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक, लेट से इसको हमने रोटेट करना है बाई एन एंगल डी थीटा, है ना, इसको हमने रोटेट करना है एक एंगल डी थीटा से, तो हम लिखते हैं टू रोटेट डाइपोल बाय डी थीटा, एक स्मॉल एंगल से रोटेट करना है, तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय टॉर्क या इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय टॉर्क जो होगा dw, वो कितना होगा? टाउ डी थीटा। वर्क डन क्या होता है? रोटेशन में वर्क डन टाउ डी थीटा होता है और ट्रांसलेशन में fdx होता है। ठीक है, चलो तो वर्क डन आएगा। अब मान लो मैंने इसको डी थीटा से, थीटा आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया जाता है, तो अगर हमने इसको जैसे ये था इससे डी थीटा रोटेट करना है, डी थीटा रोटेट करना है इसको, टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज सेंस में और थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इनमें क्या नेगेटिव आएगा, 180 का एंगल आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये वर्क डन बाई टॉर्क आ गया या वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। इलेक्ट्रिक फोर्स जो चाहती है उसे रोटेट करना चाहती है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और अगर उसके ऑपोजिट हमने डी थीटा से रोटेट करवाना है तो नेगेटिव पीई साइन थीटा डी थीटा, हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। रोटेशन में वर्क डन माने टाउ डी थीटा। क्लियर? अब इसको क्या करो, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, है ना, टू रोटेट
टू रोटेट डाइपोल, मान लो इनिशियली थीटा 1 था, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, इनिशियली एंगल 10 डिग्री था, बाद में 100 डिग्री था। अगर हमें थीटा 1 से थीटा 2 इसको रोटेट कराना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इंटीग्रेट कर देंगे माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको बिल्कुल आसानी से आप इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे, ये वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, P बाहर E बाहर, यूनिफॉर्म है, तो आपके पास क्या आ गया, साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 माइनस पीई साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, हर बच्चे को आती है, साइन की इंटीग्रेशन माने माइनस कॉस, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ठीक है। तो कितना, थीटा 1 टू थीटा 2, फिर माइनस बाहर निकाल लो, तो W कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, पीई कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या आ गई, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। तो ये आपका वर्क डन आ गया, किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का, वर्क डन बाई टॉर्क या वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका आ गया वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, या वर्क डन बाई टॉर्क। तो ये आ गया वर्क डन। अब नाउ वी नो दैट change in potential energy is negative of work done by electric force, तो this implies change in potential energy कितनी आ जाएगी, माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये आ गई डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, अगर उसको रोटेट करते हैं थीटा 1 से थीटा 2, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब यहां पर हम रेफरेंस को क्या मानते हैं, देखो, इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री इज टेकन एज रेफरेंस। रेफरेंस का क्या मतलब है कि अगर हम इनिशियली माने कि डाइपोल परपेंडिकुलर है फील्ड के, इनिशियली अगर इस डाइपोल को माने कि ये परपेंडिकुलर है फील्ड के, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर इसको हम रेफरेंस मान लें, इसको हम इनिशियल स्टेट मान लें, तो आपके पास जो u1 हो जाएगा उसको हम बोलेंगे 0। जब कब, थीटा 1 कितना होगा, 90 डिग्री। इनिशियली अगर हम थीटा को, रेफरेंस को 90 डिग्री माने कि डाइपोल की जो अलाइनमेंट है वो फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, कि डाइपोल ऐसे है फील्ड पे परपेंडिकुलर, तो डाइपोल ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो डाइपोल का एंगल फील्ड के साथ कितना हुआ, 90, तो थीटा 1 कितना हो गया, 90 हो गया, और u1 कितना हो जाएगा उस केस में, 0, ठीक है। cos 90 करोगे आप, cos 90 क्या होता है, 0। इन दैट केस u2 को हम बोलेंगे, ये वो क्या है, u है, और थीटा 2 कुछ थीटा है, माने 90 से, अगर 90 इनिशियली हमने 90 कंसीडर किया और बाद में एंगल कुछ थीटा हो गया, पहले 90 था फिर 120 हो गया मान लो, तो बाद में एंगल कुछ थीटा हो गया, तो रेफरेंस हम अगर 90 को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन एक बहुत सिंप्लीफाइड बन जाता है। एक्सप्रेशन क्या बन जाता है कि डेल्टा u, जिसको हम क्या लिखते हैं, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2, थीटा 2 की जगह थीटा, माइनस कॉस थीटा 1 की जगह 90। तो अब यहां से u2 को क्या लिखूंगा मैं, u2 को u लिखूंगा, u2 को u लिखूंगा, ठीक है। u1 तो हो गया 0, देखो u1 क्या हो गया 0, तो u2 को लिखूंगा u माइनस पीई कॉस थीटा, कॉस 90 तो 0 हो गया। ये एक्सप्रेशन हम याद रखते हैं, बहुत काम आता है हमारे, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। और इसी को इन वेक्टर फॉर्म अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे इन वेक्टर फॉर्म लिखना है इस एक्सप्रेशन को, तो मैं क्या लिखता हूं, इन वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं इसको, u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट ही तो है, पीई कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, माने माइनस पी डॉट ई, u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। क्लियर?
तो ये डेरिवेशन भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है 2-3 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आपको यहां तक लिखना है, ठीक है, u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ एक और चीजें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। चलिए, फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा और u इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड हमें याद रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम जानते हैं कि u कितना आ गया मेरे पास, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, या इसको मैं क्या लिखता हूं, माइनस पीई कॉस थीटा। पहला पॉइंट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा जो है, थीटा किस किस के बीच है, पी वेक्टर और ई वेक्टर, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में जब परपेंडिकुलर हैं, तो दिस इंप्लाइज जो पोटेंशियल एनर्जी है cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। जब थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। थीटा 0 होने का मतलब है जब डाइपोल और आपका जो फील्ड है वो अलाइनमेंट में है। 90 डिग्री का क्या मतलब है कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका जो डाइपोल है वो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये डाइपोल और फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। जब थीटा 0 है, इसका मतलब है कि आपकी अगर ये फील्ड है आगे की तरफ, तो इसी की अलाइनमेंट में आपका डाइपोल है, ये फील्ड है आगे की तरफ, और जो डाइपोल है वो भी इसी तरफ है, अलाइनमेंट इसकी, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर है, क्लियर। तो जब 0 एंगल होगा डाइपोल मोमेंट और किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस पीई कॉस जीरो, कॉस जीरो होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पीई, और ये होती है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है, मिनिमम, माइनस पीई मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम अगर हो जाए तो उसका मतलब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये क्या है, डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो जब डाइपोल 0 डिग्री पे होता है, परफेक्ट अलाइनमेंट में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, पेपर में आपको एमसीक्यू वगैरह में देखने को मिल सकता है। इसके बाद जब थीटा क्या होगा, जब थीटा हो जाए 90 डिग्री, 90 तो हो गया सॉरी, थीटा हो जाए जब 180 डिग्री, थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री। 180 डिग्री का क्या मतलब है कि ये आपकी फील्ड है और डाइपोल बिल्कुल इसके, ये जो फील्ड है आपकी, डाइपोल इसका बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में है, ये माइनस क्यू है इधर और इधर प्लस क्यू है। देखो साइन, चार्ज के साइन का भी ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि यहां पर डाइपोल की जो डायरेक्शन है, यहां पर जो डाइपोल की डायरेक्शन है डाइपोल की, वो इधर है, ठीक है, और ऊपर डाइपोल की डायरेक्शन इधर फील्ड की तरफ ही है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो यहां पर डाइपोल वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बिल्कुल एंटी है, और ऊपर डाइपोल वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ अलाइनमेंट में है। तो जब 180 हो गया थीटा, तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो ये आ गया पीई माने पॉजिटिव पीई, और ये आ गई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। 180 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, मैक्सिमम, 0 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, माइनस पीई, मिनिमम। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी आती है मैक्सिमम, इसका मतलब होता है अनस्टेबल है, ये क्या है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अनस्टेबिलिटी की पोजीशन है। आगे बात समझ, तो यहां पर ये क्या होगा, बिल्कुल अनस्टेबल, डाइपोल अनस्टेबल होगा, यहां पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर? तो ये था पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हमारा जो भी सिलेबस में है। एक बार शुरू से देख लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट डिफाइन नहीं होती है। और डेल्टा यू को कैसे डिफाइन करते हैं? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस 3 होते हैं ये जनरली, और यहां पर क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माने नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी चीज को अगर हम ऐसे भी लिखें कि क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, तो डेल्टा यू कैन ऑल्सो बी रिटन एज पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। चाहो लिखो डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, चाहे लिखें डेल्टा यू इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक ही बात है, हम इसको यूज करते हैं आगे न्यूमेरिकल में। ठीक, फिर हमने इसका डेरिवेशन आपको करना है, बिल्कुल प्रैक्टिस करना है, ये पेपर में बहुत बार आता है, तो डेरिवेशन आप प्रैक्टिस करेंगे। ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। इस एक्सप्रेशन को आपने और आगे मॉडिफाई करना है। क्या रेफरेंस यहां पे लिया जाता है? इंफिनिटी का। जैसे डाइपोल में 90 डिग्री पे लेंगे, यहां पर क्या लिया रेफरेंस? इंफिनिटी का। कि इनिशियली अगर इनफाइनाइट सेपरेशन है तो R1 को इनफाइनाइट भर दो, U1 को 0 कर दो, U2 को U कर दो, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाता है? U इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ जाता है, जो हम याद रखते हैं, U इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। यहां तक आपको डेरिवेशन करना है कि at infinite separation potential energy of any configuration is taken as 0। ठीक है, तो आप R1 को इंफिनिटी भरोगे, U1 को 0 करोगे, U2 को U करोगे और R2 को R करोगे, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। आफ्टर दैट हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, ये और नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कितने हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। n into n minus 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास एक्सप्रेशन बनते हैं। फिर हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जो बिल्कुल सिंपल थे। अगर आपको फॉर्मूला समझ आता है तो न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी है ये करना। और इसके बाद हमने क्या किया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया, जो कि पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। और इसका डेरिवेशन कैसे करना है हमने डिस्कस किया, ये डेरिवेशन किया और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। इस एक्सप्रेशन को भी आपने कहां तक करना है, एग्जाम में आता है तो यहां तक, u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा और u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई वेक्टर। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? अलग अलग जो हमारी ओरिएंटेशन होगी, थीटा 90 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, थीटा 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्यों? क्योंकि डाइपोल पे हमेशा नेट फोर्स क्या होता है? 0। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने टॉर्क पढ़ा था डाइपोल के लिए। और तीसरा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आती है और इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्लियर? तो ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।